हाँ जी, आगे चलिए, आगे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, जो है रासायनिक बलगत। और ये वीडियो इस चैप्टर का चैप्टर 4, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पार्ट 4 है, या हम ये कह सकते हैं कि लेक्चर 4 है। इससे पहले के 3 लेक्चर यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात आप वो 3 वीडियो जरूर देखिएगा। देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स के नाम से एक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, सीक्वेंस वाइज चैप्टर वाइज आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, वहां से स्टडी आप कर सकते हैं। तो आज ये हमारा 4th लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग मैं कह सकता हूं 100% फिक्स है कि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उन टॉपिक को भी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जी, जब हम पढ़ाएंगे ना, सिखाएंगे आपको, तो आपको समझ में भी आएगा, प्लस जानते हुए भी चलेंगे कि कौन इंपॉर्टेंट है जी। चलिए, सबसे पहली बात यहाँ पे हमारा पहला आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं लिख दूंगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपसे लगभग कम से कम ना लगातार 5 वर्षों में पूछा गया है, VBI है। मैं यहीं पे अभी आपको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इसको हल्के में ले रहे होंगे। देखिए, आभासी एकाणुक अभिक्रिया, ये इसे हम कहते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ज्यादातर लगभग बार ये ना पूछकर ऐसे नहीं कहता है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, नहीं पूछता है, आपसे कहेगा आभासी एकाणुक अभिक्रिया को समझाइए या स्पष्ट कीजिए। तो ये क्या होता है जी, 3 नंबर में पूछे जाते हैं। 3 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 3 नंबर में ऐसे ही नॉर्मल पूछे जाते हैं। तो समझ लेते हैं जी। देखिए क्या लिखा गया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि तो एक हो परंतु आणविकता 1 से अधिक हो, उसे आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। अब बताइए, इसमें भी कुछ समझना है जी। नॉर्मल से तो कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसकी हमें ये कहा जा रहा है कि जिसकी जो कोटि है, वो कोटि क्या हो, कोटि एक हो, परंतु जो आणविकता है ना, आणविकता वो 1 से क्या हो, आणविकता जो है वो 1 से क्या हो, अधिक हो। आणविकता 1 से क्या हो, अधिक हो। तो उसी को हम क्या कहेंगे, उस रासायनिक अभिक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहेंगे। बताइए, आपको नॉर्मल सा तो है, याद नहीं हो गया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 से अधिक हो, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को आभासी एकाणुक अभिक्रिया या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। वही बात यहाँ पे लिखा गया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि तो 1 हो परंतु आणविकता 1 से अधिक हो, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सबसे फेमस एक एग्जाम्पल है जो होता है C12H22O11। इसको हम H2O से क्रिया करा देते हैं तो ये हमारा क्या बनता है जी, ये हमारा बन जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो ये हमारा सबसे पहला याद रखेंगे आभासी एकाणुक अभिक्रिया का ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। जिसमें ये क्या है हमारा, ये है सुक्रोज, ये सुक्रोज है, सुक्रोज ही हम कहते हैं, सुक्रोज को हम चीनी भी कहते हैं। तो ये हमारी चीनी का सूत्र है। ये तो जल है, ये बेसिक आप जानते हैं। ये हमारा ग्लूकोज, ये क्या है, ये है फ्रक्टोज, ये है फ्रक्टोज।
तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपको मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो देखिए सुक्रोज है, यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर बना हुआ है। तो ये एक कौन सी अभिक्रिया है? ये एक आभासी एकाणुक अभिक्रिया है। इसकी कोटि तो एक है पर आणविकता एक से अधिक है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता हमें? तो बाबू ये दोनों चीज़ें है ना, सबसे पहले एक तो सैद्धांतिक मान होता है और एक हमारा जो होता है ना वो एक प्रयोगों द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी अभी हम आणविकता कोटि तो हमने डिस्कस कर लिया है, आणविकता अभी हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, इतनी बात में आप कंफ्यूजन ना हो, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। चलिए आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, इतना ही केवल परिभाषा लिखकर एग्जाम्पल ये लिख देंगे काफी है जी। अगला हमारा दूसरी आता है, दूसरा जो है अभिक्रिया की आणविकता। देख लीजिए, इसको केवल आणविकता नाम से भी पूछा जाता है हमें एग्जाम में, तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि VVI है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर याद कीजिएगा। तो अभिक्रिया की आणविकता का मतलब क्या होता है? सबसे पहला कहा गया कि किसी प्राथमिक, ये नाम याद रखिएगा, किसी प्राथमिक व संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, मतलब सबसे पहली बात प्राथमिक अभिक्रिया होनी चाहिए। प्राथमिक को हम सरल अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो किसी प्राथमिक और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। मतलब समझे, सबसे पहली बात जो अभिक्रिया है, कोई भी जो अभिक्रिया होगी ना, मतलब कोई अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो उसमें सबसे पहली बात तो सरल अभिक्रिया, सरल को ही हम प्राथमिक अभिक्रिया भी कहते हैं, प्राथमिक अभिक्रिया। ठीक है ना, सबसे पहली बात एक हम अभिक्रिया लेंगे जो सरल अभिक्रिया या प्राथमिक अभिक्रिया होनी चाहिए, प्लस याद रखेंगे इस सरल या संतुलित, मतलब सरल अभिक्रिया जो होगी ना ये संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब समझते हैं, संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जैसे कि H2 + O2 = H2O बनता है, तो ये हम जानते हैं जी। अब देखिए ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। क्यों संतुलित नहीं है? देखिए 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, नहीं है जी। तो इसका मतलब ये संतुलित अभिक्रिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इधर 2 से पहले गुणा करा देंगे, तो अब 2 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन तो संतुलित है। 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, इधर तो 2 ही है ना, तो फिर से इधर 2 से हम गुणा करा देंगे, तो अब ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो हम यही कह रहे हैं कि जो सरल अभिक्रिया भी होनी चाहिए प्लस संतुलित अभिक्रिया भी होनी चाहिए, इस तरीके से पूरी तरीके से बैलेंस होना चाहिए। तो सरल और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में जो जो अणु भाग लेते हैं उन अणुओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं जी। ठीक है, अभिक्रिया की क्या कहते हैं, आणविकता हम कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। जैसे अदर बहुत सारे हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि HI है, HI जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, H2 + I2 बनता है। तो ये एक अभिक्रिया हमारे पास है जी। अब देखिए HI जो है ये गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन में आयोडीन में ये टूट जाता है। अब यहाँ पे बात ये आता है, देखिए इधर हाइड्रोजन 2 मात्रा में, इधर तो हाइड्रोजन 1 ही मात्रा में है, इधर आयोडीन 2 मात्रा में, इधर आयोडीन 1 मात्रा में ही है। तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए अगर हम 2 से इधर गुणा करा दें तो अब 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन, तो अब ये समीकरण संतुलित हो गया। तो हम यही कह रहे हैं कि सबसे पहली बात कि एक सरल और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो अणुओं की जो संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, वही लिखा गया है। सरल को हम प्राथमिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो किसी प्राथमिक व संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नोट डाउन में याद रखेंगे नोट्स में कि आणविकता केवल सरल अभिक्रियाओं को याद रखेंगे, आणविकता केवल सरल अभिक्रियाओं की ही ज्ञात की जा सकती है। जितनी भी सरल अभिक्रियाएं हैं उन्हीं की आणविकता ज्ञात कर सकते हैं, परंतु कोटि सरल और जटिल दोनों अभिक्रियाओं का ज्ञात किया जा सकता है।
समझ रहे हैं? मतलब अभिक्रिया मोस्टली अभिक्रियाएं जो होती हैं बहुत सारे प्रकार की होती हैं, उसमें से एक सरल अभिक्रिया भी होता है, एक जटिल अभिक्रिया। सरल अभिक्रिया का मतलब जो आसानी से जल में टूट जाते हैं या आयनों में टूट जाते हैं। सरल अभिक्रिया जो आसानी से आयनों में नहीं टूटते हैं उसे जटिल अभिक्रिया कहते हैं। वो अलग बातें हैं। मतलब मोस्टली हमें ये जानना है कि आणविकता है ना, वो ओनली सरल अभिक्रियाओं की ही ज्ञात कर पाएंगे। जैसे ये एक सरल अभिक्रिया है, इसकी ज्ञात कर सकते हैं, परंतु जो कोटि है ना, कोटि सरल अभिक्रियाएं हैं उनकी भी ज्ञात कर सकते हैं, और जो जटिल अभिक्रियाएं हैं उनका भी हम कोटि ज्ञात कर सकते हैं, पर जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए इतनी बात समझ ली है हमने कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है। अब याद रखेंगे आणविकता जो है ना, इसके 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। अब वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट। चलिए जी, नेक्स्ट अगला हमारा आता है कि आणविकता के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आणविकता के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं जी? तो 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला होता है एकाणुक अभिक्रिया, दूसरा होता है द्विआणुक अभिक्रिया, और तीसरा होता है त्रिआणुक अभिक्रिया। अब समझ लेते हैं बाबू। सबसे पहली बात, एकाणुक अभिक्रिया का मतलब क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 होती है उसे हम एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 होती है उसे एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको एकाणुक अभिक्रिया का परिभाषा? ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो क्या होता है, जो जिसके आणविकता 1 होती है, ठीक है ना, उसको हम आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल भी इसका दे सकते हैं, जैसे NH4NO2। ठीक है, तो NH4 अमोनियम नाइट्रेट को यहाँ पे हमने ले लिया है, NH4NO2। अब इसको अगर हम क्रिया कराते हैं, इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा जी? सबसे पहली बात, यहाँ से एक नाइट्रोजन, यहाँ से एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन यहाँ से निकलते हैं तो ये N2 बन के निकल जाएंगे। अब बचा क्या? 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 4 हाइड्रोजन को 2H2 लिख सकते हैं। 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पे O लिख देंगे। 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गया। तो ये हमारी जो अभिक्रिया है ना, इसकी जो आणविकता होती है, आणविकता वो 1 होती है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? एकाणुक अभिक्रिया कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी आणविकता क्या है? इसकी आणविकता 1 है। ठीक है, चलिए अगला आता है द्विआणुक अभिक्रिया। अब द्विआणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी सरल और संतुलित, मतलब ऐसी सरल व संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 होती है उसे हम द्विआणुक अभिक्रिया कहेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, ऐसी सरल और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, ये तो हम पहले ही जान गए हैं कि सरल और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होनी चाहिए। तो इतना घुमाकर आप चाहे तो कह सकते हैं या सिंपल सा कह देंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं? द्विआणुक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जो हमने अभी दिया था 2HI, इसको हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन और प्लस आयोडीन। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? द्विआणुक अभिक्रिया कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी आणविकता जो होती है वो 2 होती है, इसलिए द्विआणुक अभिक्रिया कहलाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात समझ के होंगे आप। ठीक है ना? ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा भी कि सर आपको कैसे पता कि इसका 1 होता है, इसका 2 होता है आणविकता? तो देखिए बाबू, ये मैं स्पष्ट रूप से कर दूं कि जो अभिक्रिया की जो आणविकता हम उस टाइम से पढ़ रहे हैं ना, ये एक सिद्धांतिक मान होता है। क्या होता है? सिद्धांतिक मान होता है, जिसको वैज्ञानिकों ने दे दिया है कि इतना होगा ही तो होगा ही। ठीक है ना? तो ये बातें हैं जी, ये एक सिद्धांतिक मान है, माना गया मान है। और दूसरी बात, जो कोटि होता है वो एक प्रायोगिक मान होता है, जिसको हम लैब में जाकर ही प्रयोग करके बता सकते हैं, ऐसे हम देखकर नहीं बता सकते।
तो ये बातें हैं जी। तो ये सब आपको याद करना होगा कि ये एक आणुक अभिक्रिया है, ये द्विआणुक अभिक्रिया, मतलब इसकी आणविकता 2 होती है, इस अभिक्रिया की इसकी 1 होती है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, अदर कोई रास्ता है नहीं। त्रिआणुक अभिक्रिया का मतलब जिसकी आणविकता 3 होती है उसे त्रिआणुक अभिक्रिया कहेंगे। तो ऐसी सरल और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 3 होती है उसे हम त्रिआणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करता हूँ सबसे पहली बात ये भी आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, त्रिआणुक अभिक्रिया। अब चलिए इसका एग्जाम्पल भी अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 2FeCl3 और SnCl2 इसकल टू हम क्या लिख सकते हैं 2FeCl2 प्लस SnCl4। तो ये हमारी जो अभिक्रिया है ये त्रिआणुक अभिक्रिया है जी। कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया, त्रिआणुक अभिक्रिया है जी। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आप याद कर लीजिएगा। इसकी आणविकता कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है ना। समीकरण संतुलित है, 2Fe है, इधर भी 2Fe है, इधर 3 दूना 6 क्लोरीन, 6 2 8 क्लोरीन है। तो इधर भी 2 दूना 4 क्लोरीन और 4 क्लोरीन, इधर 8 क्लोरीन भी है। उसके बाद Sn 1 है तो Sn 1 है, ये एक समीकरण भी संतुलित है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभिक्रिया से आप नहीं पहचान पाएंगे, केवल आप इतना याद रखिएगा कि इसको हम याद कर लेंगे कि ये हमारी 3, इसकी आणविकता 3 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 1 होती है, ठीक है, स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। अगला हमारा नेक्स्ट आता है जो कि मैं कह सकता हूँ ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो है अभिक्रिया की आणविकता कोटि में अंतर। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं अभी कह दे रहा हूँ, अभी मैं कह दे रहा हूँ कि बाबू ये फिक्स कर लीजिएगा, मतलब फिक्स इम्पॉर्टेंट के श्रेणी में रखिएगा, फिक्स्ड इम्पॉर्टेंट। तो अभिक्रिया की आणविकता कोटि समझ लेते हैं जी। तो इधर हमने लिख दिया अभिक्रिया की कोटि और इधर हमने लिख दिया अभिक्रिया की आणविकता। अब एक एक करके हम समझ लेते हैं, अब एक एक करके हम समझ लेते हैं कि अभिक्रिया कोटि आणविकता क्या होते हैं। अगर हम सबसे पहले कोटि पे बात करें तो अभी हमने कहा था कि इसे प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसे, अभिक्रिया की कोटि को। क्यों, क्योंकि ये एक प्रायोगिक मान होता है। क्या, अभिक्रिया की जो कोटि होता है उसको प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ये एक प्रायोगिक मान होता है जिसको हम लैब में जाकर ही प्रयोगों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जबकि जो अभिक्रिया की आणविकता होता है ये क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है और यह एक क्या है, एक सिद्धांतिक मान होता है, ठीक है ना, एक सिद्धांतिक मान होता है जिसको वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है, ठीक है। तीसरी, ये 2 हमने समझ लिया। तीसरा यहाँ पे ये कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि शून्य, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक हो सकती है। मतलब अभिक्रिया की आणविकता जो है शून्य भी हो सकता है, ठीक है ना, अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकता है। पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 -1 -2 ये सब पूर्णांक है। धनात्मक का मतलब ये सभी धनात्मक अंक है। ऋणात्मक का मतलब क्या है, -1 -2 -3 इस तरीके से n हो सकते हैं। अब भिन्नात्मक मतलब 2/3 भी हो सकता है, मतलब p/q के रूप में भी, बटे के रूप में भी हो सकते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि इस तरीके से हो सकती हैं। परंतु अभिक्रिया की जो आणविकता है यहाँ पे अगर आप समझें तो आणविकता क्या हो सकता है जी। तो यहाँ पे लिखा गया है आणविकता शून्य, ऋणात्मक, भिन्नात्मक नहीं हो सकते। मतलब जो आणविकता है ना, आणविकता वो कभी भी, आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ऋणात्मक मतलब -1 -2 इस तरीके से नहीं हो सकता। अब भिन्नात्मक मतलब 1/2 3/4 इस तरीके से भिन्नात्मक रूप में से भी नहीं हो सकता। ये कहा जा रहा है ये नहीं हो सकते जी, ठीक है। क्या हो सकते हैं, जैसे कि धनात्मक में 1 2 4 5 इस तरीके से वैल्यू हो सकते हैं। अगला हमारा चौथा आता है कि कोटि अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारकों की सांद्रताओं के बीच संबंध बताता है। मतलब सिंपल सा बात समझे, जो कोटि होता है ना वो अभिक्रिया के वेग को और अभिकारकों की सांद्रताओं के बीच संबंध बताता है। अभिक्रिया की वेग और उसकी सांद्रता के बीच संबंध बताता है। और जो आणविकता होता है, आणविकता क्या होता है,
आणविकता याद रखेंगे कि यहाँ पे, चलिए इसको तो आप तुलना नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे एक अलग इसका हमने लिख दिया है कि आणविकता केवल सरल अभिक्रियाओं के ही ज्ञात किया जा सकता है। एक और इसमें आप बढ़ा सकते हैं क्या, कि जो अभिक्रिया की आणविकता केवल मतलब आणविकता केवल सरल अभिक्रियाओं की ज्ञात की जा सकती है। इसमें आप क्या बढ़ा सकते हैं कि इसमें कि जो आणविकता होती है, इसमें पांचवा बढ़ा लीजिएगा कि कोटि जो होता है ना, कोटि सरल व जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं को दोनों प्रकार के अभिक्रियाओं का ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना। तो जो कोटि होता है ना, वो सरल और जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं का ज्ञात हो सकता है, पर आणविकता केवल सरल अभिक्रियाओं का ज्ञात हो सकता है। अंत में याद रखेंगे, आणविकता किसी अभिक्रिया के विशिष्ट पदों में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। ठीक है ना। कोई भी अभिक्रिया, आणविकता है ना, वो अभिक्रिया में एक विशिष्ट पद में, एक विशेष जो पद होता है उसमें भाग लेने वाले जितने भी अणुओं की संख्या है उसकी संख्या को बताएगा कि कितने अणु भाग लिए हैं अभिक्रिया में। तो ये एक दूसरे को कंपैरिजन करके भी याद करेंगे ना, तो लगभग आपको सब ये याद हो जाएंगे। बट मैं पहले भी कहता रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 100%, 100 नहीं 101% मैं कहूँगा तैयार कर लीजिएगा इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगला हमारा आता है ताप गुणांक। अब ताप गुणांक क्या होता है जी? नॉर्मल सा एक परिभाषा है, लगभग आपको 1-2 नंबर में ऐसे पूछ लिया जाता है। क्या कह रहा है कि 10 डिग्री ताप मतलब 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का ताप गुणांक कहते हैं। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को, उस अभिक्रिया का हम क्या कहते हैं? ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल सा है जी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे परिभाषा ताप गुणांक का, इतना याद रखेंगे बहुत है जी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं क्या इसमें समझाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ये समझिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, रासायनिक अभिक्रियाओं के संगठन। ठीक है ना, संगठन सिद्धांत। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के संगठन सिद्धांत क्या होता है समझ लेते हैं। तो ये सबसे पहली बात, यह सिद्धांत ट्राउस्ट और वह लुईस नामक वैज्ञानिकों ने दिया है। मतलब यह सिद्धांत ट्राउस्ट और लुईस नामक वैज्ञानिकों ने दिया है। अब इस सिद्धांतों के अनुसार क्या बातें बताई गई? तो इस सिद्धांतों के अनुसार हमें क्या क्या बातें बताई गई समझिएगा। सबसे पहली बातें, दो अणुओं के बीच रासायनिक अभिक्रिया केवल तभी संभव है जब वे आपस में टकराते हैं और अणु कठोर गोले के समान होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कह रहा है कि दो अणु हैं। ठीक है ना, एक अणु ये है, एक अणु ये है। तो दो अणुओं के बीच जो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है तभी संभव होगा जब ये दोनों अणु आपस में क्या होंगे? आपस में ये दोनों अणुओं के बीच टकराव होगा। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तभी जाकर रासायनिक अभिक्रिया होगी। और उसके बाद कह रहा है जब वे आपस में टकराते हैं, और जब ये आपस में टकराएंगे तो अणु जो होंगे वो कठोर गोले के समान होते हैं। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे ना, तो ये जो अणु होंगे वो कठोर होंगे और गोले के समान होंगे, गोले के आकार के होंगे। तो एक समझ ही गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया तभी होगी जब ये दोनों अणु आपस में टकराएंगे, और जब ये टकराएंगे ना तो ये कठोर भी होंगे और प्लस गोले के आकार के होंगे, गोल होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। दूसरा कह रहा है सभी टक्करों में से बहुत कम ही
ऐसे टक्कर होती हैं, मतलब सभी टक्करों में से बहुत कम ही ऐसे टक्कर होते हैं जिसमें उत्पाद बनते हैं, जिन्हें प्रभावकारी टक्कर कहते हैं। मतलब टक्कर बहुत सारे होंगे, बहुत सारे टक्कर होते हैं अणुओं के बीच, परंतु बहुत कम ऐसे टक्कर है, बहुत कम ऐसे सभी टक्करों में से बहुत कम ऐसे टक्कर हैं जिनके टक्करों से उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ये एक अणु है, ये एक अणु है, दोनों आपस में टक्कर किए ना, तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। बहुत ही कम ऐसे अणु हैं जिनके टकराने से यहाँ पे उत्पाद बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा कुछ, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, सभी टक्करों में से बहुत कम ऐसे टक्कर होते हैं जिससे उत्पाद बनता है, और उसी उत्पाद को क्या कहते हैं, प्रभावित टक्कर कहते हैं, ठीक है, प्रभावित टक्कर कहते हैं जी। नेक्स्ट हमारा आता है कि प्रभावी टक्करों के लिए प्रत्येक अणुओं का एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम देहली ऊर्जा कहते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि प्रभावी टक्करों के लिए प्रत्येक अणुओं को एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अच्छा बाबू, ये दोनों अणु आपस में टकराएंगे तो टकराएंगे कब, जब इनके पास ऊर्जा होगी। जब इन दोनों के पास ऊर्जा होगी तभी तो ये दोनों आपस में टकराएंगे, और जब टकराएंगे तभी जाकर तो कुछ भी प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। तो दो, मतलब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि दो अणुओं को आपस में टकराने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब एक कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस कम ऊर्जा को ही हम देहली ऊर्जा कहते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि कम, मतलब प्रभावी टक्करों के लिए, प्रभावी मतलब एक दूसरे के टक्करों के लिए, तो प्रभावी टक्करों के लिए प्रत्येक अणुओं को एक न्यूनतम ऊर्जा, एक कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि आणविक अभिकारक अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा, जो अभिकारक अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पे बात आपको समझना पड़ेगा, कह रहे अभिकारक अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अब अभिकारक नहीं पता, अणु नहीं पता, तो बाबू कैसे समझ पाएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता कि अभिकारक किसे कहते हैं, अणु क्या होता है, तो भी आप, तब तो बहुत मुश्किल है ये सब समझना। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं पता होने के बावजूद भी, तो समझिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपको समझ में आ जा रहा है, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला। जैसे कह रहे हैं कि अभिकारक अणुओं की जो प्रारंभिक ऊर्जा होती है, मतलब शुरुआती ऊर्जा होती है। देखिए, अभिक्रिया जब स्टार्ट नहीं हुआ है तो इससे पहले जो भी प्रोडक्ट लेंगे ना, हम मान लेते हैं ए और बी लेकर हम सी डी बना रहे हैं, तो ए बी जो हमने पहले लिया हुआ है इसी को अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक के अणु होते हैं, जैसे कि मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे एक एग्जांपल से हम बता रहे हैं। जैसे कि अभी हमने जाना था कि H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O बनता है। तो यहाँ पे देखिए, शुरुआत में हमने जो ये अणु लिए हैं ना, यही हमारे अभिकारक कहलाते हैं, और ये हमारे उत्पाद कहलाते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अभिकारक अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए, अब अभिकारक है, इनकी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, तो अभिकारक अणुओं की ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए, अभिकारक अणुओं की जो प्रारंभिक ऊर्जा है इसको देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता पड़ेगी, नीड पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, उसी को हम संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। एक दो बार पढ़ेंगे ना, सब याद हो जाएगा। अगला कह रहे हैं, अणुओं को यह ऊर्जा टक्करों के कारण ही प्राप्त होता है। तो अणुओं जब आपस में टकराएंगे तभी जाकर ये ऊर्जा हमें प्राप्त होगा, जो है संकीर्ण ऊर्जा। तो संकीर्ण ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है, तो अणुओं को टकराने के पश्चात ही प्राप्त होता है। अगला कह रहा है कि अभिक्रिया मिश्रण के एकांक आयतन में 1 सेकेंड में होने वाले टक्करों की संख्या को संगठन आवृत्ति कहते हैं। तो ये एक दो बार पढ़ेंगे ना, सब याद हो जाएगा दोस्त, सब याद हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, ज़्यादातर एक दो बार पढ़िएगा, सब आपको याद हो जाएगा, मैं आशा करता हूँ। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं दोस्त, और इतना रहने क्या देते हैं, ये आपका चैप्टर कंप्लीट अब हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट जी।
ठीक है। तो ये हमारा पूरी तरीके से रासायनिक बलगतिकी चैप्टर 3 था, ये भी हमने कंप्लीट करा दिया। हाँ, आवश्यक बातें मैं बता दूं। सबसे पहली बात, जो भी स्टूडेंट सीरियस है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, मैं बता दूं कि देखिए फिजिक्स का आपका कितना हमने पढ़ा दिया, तो फिजिक्स का चैप्टर 1 हमने पढ़ा दिया, चैप्टर 2 भी पढ़ा दिया है, चैप्टर 3 भी हमने पढ़ा दिया है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हमने करा दिया। ठीक है। जहां तक बात है न्यूमेरिकल का, तो इसका भी हमने न्यूमेरिकल करा दिया है, चैप्टर 2 का भी न्यूमेरिकल, चैप्टर 3 का भी न्यूमेरिकल करा दिए हैं। इसमें केमिस्ट्री में केवल चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल कराया गया है, अब ये दोनों बचे हुए हैं, इसको भी जल्दी करा दिया जाएगा। फिजिक्स में टोटल कितने चैप्टर हैं, तो 14 चैप्टर। अब केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर, 10 चैप्टर, 3-3 हमने करा दिए हैं। अदर जो भी बचे हुए जल्द जल्द वो भी हम करा देंगे। अब हम ये सोच रहे हैं कि फिजिक्स की पहले एक हम फॉर्मूले पर, फिजिक्स पर एक फॉर्मूला पर हम चाह रहे हैं कि वीडियो ला दें, जिसमें संपूर्ण किताब के फॉर्मूले पर वीडियो आ जाए। फिर से केमिस्ट्री पे हम चाह रहे हैं कि एक वीडियो लाएं जिसमें इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूले होंगे उसको हम एक वीडियो में करा दें। तो जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हाँ, मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहाँ पर जाकर फिजिक्स केमिस्ट्री पर क्लिक करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए एक अच्छा प्रिपरेशन के लिए वहाँ पर गाइड किया जाएगा। हाँ, तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि पूरी आपकी फिजिक्स की और केमिस्ट्री का यदि आप PDF नोट्स लेना चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, फुल नोट्स यदि आप लेना चाहते हैं, फुल PDF नोट्स, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। वहाँ पे कहिएगा स्पष्ट रूप से कि सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए। इतना लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको फुल नोट्स मिल जाएंगे ओनली 199 में। देखिए, फिजिक्स ओनली आप लेते हैं तो 99 पड़ेगा, केमिस्ट्री लेते हैं तो 99, दोनों लेंगे तो 199 पड़ेगा जी। तो आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। तो ऐसे ही चलिए आप मैसेज कर लीजिए, अब PDF नोट्स है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है आपको, ठीक है ना। चलिए, चैनल पे नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।